हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे सीरीज एक्सप्लेन एपिसोड में, जहां आज बात होगी अभी तक की सबसे महंगी टीवी सीरीज के बारे में, जिसके एक एपिसोड को बनाने में लगभग 50 मिलियन डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। मतलब बॉलीवुड की लगभग 10 मूवी जितना। तो इससे आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये सीरीज कितनी बड़े लेवल पर बनाई गई होगी और इससे हम कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने वाले हैं। और अगर आप दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट सीरीज को आज भी देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज डेफिनेटली एक बार वर्थ वॉचिंग जरूर रखती होगी। और इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी स्टोरीज हैं, इसलिए इसमें एक टाइम पर काफ़ी सारी स्टोरीज एक साथ चलती रहती हैं, जिसमें ह्यूमंस, एल्व्स, विज़र्ड्स, हॉबिट्स और ड्वार्फ्स के काफ़ी सारे क्लैंस होते हैं जो कहीं ना कहीं इसके अंत में एक साथ आ ही जाते हैं। अगर इस सीरीज़ के अर्ली रिएक्शंस को देखें तो इसे इसके विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दी गई थी। हालांकि इसकी पेस को लेकर काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया था, जिससे मैं पूरी तरह एग्री भी करता हूँ। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी टाइमलाइन समझा देता हूँ, जिसे लेकर काफ़ी सारे व्यूअर्स अभी भी परेशान हैं। तो गाइज़ ये सीरीज़ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट ट्रायोलॉजी की एक प्रीक्वल सीरीज़ है, जो इन दोनों ही ट्रायोलॉजीज से काफ़ी पहले ही एग्जिस्ट करती है। अगर सोर्सेज की माने तो ये सीरीज़ मिडिल अर्थ में सेकंड एज के टाइम एग्जिस्ट करती है, जबकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स थर्ड एज के एंड में एग्जिस्ट करती है। जिसके अकॉर्डिंग अगर मोटा मोटा हिसाब भी लगाएं तो रिंग्स ऑफ पावर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बीच अप्रॉक्सीमेटली 3500 सालों का स्पैन बचा हो सकता है, जिसमें यह सीरीज़ कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। जो इसके कुछ कैरेक्टर्स जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी में भी देखे जा सकते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनका इसमें होना अभी इसकी टाइमलाइन को कंफ्यूज करता है, जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कैरेक्टर इसिल्डोर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हालांकि ये वही इसिल्डोर है ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये वही होना चाहिए, और शायद इसी वजह से अभी इन दोनों की ही परफेक्ट टाइमलाइन को बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक शोज़ के क्रिएटर से इसकी टाइमलाइन को एग्जैक्ट रिवील नहीं दिया गया है। तो गाइस अब सभी उलझनों को पीछे छोड़कर और सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं सीरीज़ की ओर। इस एक्सप्लेनेशन को मैं कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करके बनाने वाला हूँ और उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर को एक नाम भी दूंगा। अगर आपको मेरा ही तरीका पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें और इसे इंकरेज करें। तो गाइस इस सीरीज की शुरुआत डार्क लॉर्ड मॉर्गोथ की मौत के साथ होती है। मॉर्गोथ तो अब मर चुका है, लेकिन वो अपने पीछे अपने सेवक यानी अपने एक सक्सेसर सौरन को छोड़ जाता है, जो मिडिल अर्थ पर अंधेरा लाने के लिए किसी एक दिन एक बार फिर खड़ा होगा। मॉर्गोथ को जाने के बाद सौरन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इधर उधर छुपकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी दुश्मन हमेशा कमज़ोर नहीं रहता है, और यही सोचकर एल्व्स अपने एक ग्रुप को सौरन को ढूंढने का काम दे देते हैं, जिसमें इस सीरीज़ की सबसे मेन कैरेक्टर गैलेड्रियल का भाई भी होता है। अब सौरन को ढूंढना और उसे मारना इतना तो आसान होने नहीं वाला था, बस फिर क्या था, इस खोज में गैलेड्रियल का भाई फिनरोड मारा जाता है, जिसके बाद गैलेड्रियल सौरन को ढूंढकर किसी भी हालत में मारने का प्रण ले लेती है। अब गाइज प्रण लिया है तो निभाना तो पड़ेगा, बस इसी चक्कर में वो भी अपनी एक टोली लेकर सौरन को ढूंढने निकल पड़ती है। काफ़ी सालों की खोज के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, जिसकी वजह से इस खोज को बंद कर दिया जाता है, लेकिन अपने इस डेडिकेशन के लिए गैलेड्रियल और उसकी पूरी की पूरी स्क्वाड को वेलिनोर भेजने का डिसीजन लिया जाता है। और अगर आपको याद नहीं हो तो बता देता हूँ कि वेलिनोर को एल्व्स का होली लैंड कहा जाता है, जहाँ जाकर वो एटर्नली अपनी लाइफ पीसफुली बिता सकते हैं। हालांकि गैलेड्रियल को अभी भी पूरा यकीन था कि सौरन अभी भी जिंदा है और फिर कभी मिडिल अर्थ पर अंधकार फैलाने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए अपनी इसी यकीन पर भरोसा करते हुए गैलेड्रियल वेलिनोर जाने वाली शिप से कूद जाती है, जिसका मतलब अब वो फिर कभी भी एटर्नल लाइफ के लिए वेलिनोर नहीं जा सकती थी। इस चैप्टर का नाम मैंने द बिगनिंग ऑफ गैलेड्रियल्स क्वेस्ट रखा है, क्योंकि इसके बाद ही गैलेड्रियल की असली स्टोरी शुरू होने वाली है। और इस तरह यहाँ मेरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग सीरीज़ का एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हालांकि इसी टाइम मिडिल अर्थ पर काफ़ी कुछ चल रहा था। तो गाइस अब आते हैं सीरीज़ के दूसरे चैप्टर दी वेस्टलैंड्स की ओर। ये चैप्टर मिडिल अर्थ के साउथलैंड्स को एक्सप्लोर करता है। अगर स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा बताया गया है कि साउथलैंड्स वो जगह है जहाँ के काफ़ी सारे लोग मॉर्गोथ के एलाइज हुए करते थे,
और इसलिए मॉर्गोथ के मारे जाने के बाद भी एल्व्स हमेशा इन गांव वालों के ऊपर नजर रखते हैं। हालांकि इस निगरानी के बीच एक एल्व्स वॉचर एरोंडीर की आंख यहाँ की एक हीलर ब्रॉइन से लड़ जाती है और इसी तरह एक दिन टहलते हुए मौज मस्ती में उन दोनों को पता चलता है कि उनका पड़ोसी गांव ऑक्स ने जलाकर खाक कर दिया है। ये सब देखकर एरोंडीर ब्रायन को वापस भेज देता है और खुद उस जले हुए गांव की ओर बढ़ जाता है जहां उसे काफ़ी सारी टनल्स देखने को मिलती हैं। एरोंडीर ऑक्स के ठिकाने का पता लगाने के लिए उन टनल्स में चला जाता है जहां कुछ आगे बढ़ने के बाद ऑक्स उसे पकड़कर अपना बंदी बना लेते हैं। दूसरी ओर इस कहानी में ब्रॉयन का एक बेटा है थियो, जो उस समय अपने गांव में ही मौजूद होता है और उसे वहां दफन एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा आर्टिफैक्ट या यूँ कहें वेपन था जो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला था। ये आर्टिफैक्ट एक तरह की थी जिसका इस्तेमाल सौरन की तबाही को स्टार्ट करने में किया जाने वाला था। आर्टिफैक्ट के मिलने के कुछ टाइम बाद ब्रॉयन और थियो पर एक और हमला भी कर देता है, जिसे मारकर ब्रॉयन उसके हेड को गांव वालों को सौंप देती है ताकि सभी गांव वाले आने वाले खतरे को समझते हुए अपनी सेफ्टी के लिए एल्वन वॉच टावर जाने के लिए मान सकें, और ऐसा होता भी है। वहीं दूसरी ओर एरोंडीर को पकड़ा जाने के बाद ऑक्स उसे अपने कैंप ले जाते हैं जहां उसे दूसरे लोग और एल्व्स भी दिखाई देते हैं जिनका इस्तेमाल ऑक्स टनल को खोदने में कर रहे थे। क्योंकि रिंग्स ऑफ द पावर में किसी रीजन की वजह से ऑक्स सनलाइट में ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो ज़्यादातर टनल्स का ही यूज़ करते हैं या फिर नाइट आउट पर निकलते हैं। एरोंडीर एक वॉरियर एल्फ था, इसलिए वो इतनी आसानी से तो रुकने वाला था ही नहीं, और इसलिए वो दूसरे कैदियों के साथ मिलकर वहाँ से भागने का एक सिंपल सा प्लान बनाता है जिससे कोई भी एक कैदी बाहर निकलकर दूसरों को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे सकता है। हालांकि एरोंडीर के सभी साथी इस एस्केप प्लान में मारे जाते हैं और वो खुद भी वहाँ से भाग ही नहीं पाता है। इस टाइम तक हर व्यूअर यही समझ रहा था कि ये सब सौरन कहीं छुप छुपा के कर रहा होगा, और ये एपिसोड भी कुछ ऐसा ही हिंट देता है। ये एपिसोड एक छुपे हुए कैरेक्टर को इसमें लाता है जिसे सभी ऑर्क्स आधार कहकर बुलाते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फादर कह सकते हैं। बेसिकली ये कैरेक्टर एक एल्डर एल्फ था जो फर्स्ट एज की वॉर में मॉर्गोथ की पावर से करप्ट हो जाता है और उसका डार्क सर्वेंट बन जाता है। और क्योंकि अब मॉर्गोथ जा चुका है इसलिए वो सौरन को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कैरेक्टर अगले कुछ एपिसोड्स तक काफ़ी मिस्टीरियस रहने वाला था, और अगर इसकी माने तो इसके जैसे और भी बहुत सारे डार्क एल्डर एल्फ मिडिल अर्थ पर हो सकते हैं, और अपनी इसी सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए ये कैरेक्टर एरोंडीर को सरेंडर करने का एक मैसेज देकर छोड़ देता है। एरोंडीर वहाँ से निकलते ही सीधे अपने वॉच टावर पहुँचता है जहाँ बाकी सभी गाँव वाले पहले से ही मौजूद थे, लेकिन एरोंडीर का मैसेज सुन के आधे गाँव वाले खुद को सौरोंग का सेवक बनाने या यूँ कहें सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद बाकी बचे सभी गाँव वाले लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस तरह मेरी स्टोरी में सीरीज़ का दूसरा चैप्टर एंड हो जाता है। तो गाइज़ अब आते हैं अगले चैप्टर की ओर, द ड्रीम एंड द सीक्रेट किंग। तो गाइज़ फर्स्ट चैप्टर के एंड में गैलेड्रियल अपने शिप से बीचों बीच समुद्र में कूद जाती है, लेकिन क्योंकि वो एक एल्फ थी इसलिए उसके लिए कोई भी वेदर या कंडीशन इतनी बुरी नहीं हो सकती है जितनी हम ह्यूमंस के लिए होती है। काफ़ी देर तक स्विम करने के बाद गैलेड्रियल को एक टेम्पररी बोट पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसे अपनी बोट पर जगह दे देते हैं। अब ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका पता हमें थोड़ी देर बाद चलने वाला था, लेकिन ये टेम्पररी बोट भी थोड़ा दूर जाने के बाद एक सी मॉन्स्टर से भिड़ जाती है जो इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि बोट के पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से पहले इसका एक सेलर इसके छोटे से हिस्से को बोट से अलग कर लेता है। अब बोट के पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने के बाद सिर्फ गैलेड्रियल और वो अननोन सेलर जिंदा रह गए थे। गैलेड्रियल के अकॉर्डिंग ये अननोन सेलर कोई काफ़ी खास इंसान हो सकता है, और उसकी ये बात काफ़ी सटीक भी बैठती है। सीरीज़ के फ्यूचर एपिसोड्स ये रिवील करते हैं कि वो अननोन सेलर कोई और नहीं बल्कि साउथलैंड्स का खोया हुआ राजा है, जो कुछ पर्सनल रीजंस के चलते साउथलैंड्स को छोड़कर चला जाता है। गैलेड्रियल की बोट समुद्र में ड्रिफ्ट करते करते काफ़ी दूर तक चली जाती है, जहाँ उसे न्यूमिनर की एक शिप उन्हें अपने साथ न्यूमिनर सिटी में ले जाती है। न्यूमिनर का किंगडम मिडल अर्थ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये आदमियों की बनाई गई सबसे ग्रेटेस्ट किंगडम मानी जाती है। फर्स्ट एज की बैटल के टाइम न्यूमिनर और एल्व्स के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे,
वो दोनों एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे न्यूमेनॉर के लोग एल से दूरी बना लेते हैं और उनसे अपने सभी तरह के ट्रांजैक्शंस पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिसके बाद न्यूमेनॉर और एल्स के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। और इसलिए गैलेड्रियल को न्यूमेनॉर में देखकर वहाँ के लोग काफ़ी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एल्स यहाँ आकर उनके किंगडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूमेनॉर में पहुँचते ही गैलेड्रियल वापस मिडिल अर्थ जाने के लिए एक शिप की मांग करती है, लेकिन न्यूमेनॉर की रानी मिरियल उसकी इस रिक्वेस्ट को सिरे से ही खारिज कर देती है, क्योंकि वो एल्स को अपने ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं लाने देना चाहते थे। अब मजबूरन गैलेड्रियल को ना चाहते हुए भी न्यूमेनॉर में रुकना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हेलब्रांड, जो कि साउथलैंड्स का खोया हुआ राजा था, साउथलैंड से दूर रहने के लिए कैसे भी न्यूमेनॉर में अपनी जगह बनाना चाहता था, जिसके लिए वो वहाँ के स्मिथ्स में शामिल भी हो जाता है। लेकिन न्यूमेनॉर के लोग उसे गैलेड्रियल का साथी ही मानते हैं, इसलिए हेलब्रांड की उनसे लड़ाई भी हो जाती है, जिसके चलते हेलब्रांड को न्यूमेनॉर में कैद भी कर लिया जाता है। इतने ही टाइम में गैलेड्रियल न्यूमेनॉर के जनरल एलैंड्रिक के साथ वहाँ के हॉल ऑफ लॉर में पहुँच जाती है, जहाँ न्यूमेनॉर और मिडिल अर्थ की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। और ऐसे ही इधर उधर सरकाते हुए गैलेड्रियल को सौरोंग के प्लान का पता चलता है। गैलेड्रियल के अकॉर्डिंग सौरोंग का मार्क या निशान कुछ और नहीं बल्कि हेलब्रांड के किंगडम साउथलैंड्स का एक नक्शा है, जिसको अगर सीधा मतलब निकालें तो सौरोंग का अगला टारगेट साउथलैंड्स में कहीं भी हो सकता है। इतना पता चलते ही गैलेड्रियल एक बार फिर मिडिल अर्थ वापस जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ न्यूमेनॉर की एक आर्मी भी ले जाना चाहती थी, जिसके लिए न्यूमेनॉर की रानी एक बार फिर मना कर देती है। हालांकि इस बार मिरियल गैलेड्रियल को मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे मना करना पड़ता है, इसलिए उसकी मदद ना करने का रीज़न वो उसे बताती है। न्यूमेनॉर की रानी मिरियल गैलेड्रियल को पलंटीर के बारे में बताती है। ये पलंटीर वही है जिसे हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी में सौरोमन के पास देखा था, और ऐसा माना जाता है कि इसे फर्स्ट एज में एल्स के द्वारा ही बनाया गया था, जो थर्ड एज के आते आते एग्जिस्टेंस में काफ़ी कम हो जाते हैं। पलंटीर में सौरोमन को अपने आसपास की चीज़ें और कुछ फ्यूचर विजन्स भी दिखाई देते थे, और ऐसा ही कुछ मिरियल के साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही मिरियल इस पलंटीर को हाथ लगाती है उसे न्यूमेनॉर के सेक्रेट ट्री के सभी पत्ते गिरते हुए दिखाई देते हैं, जो न्यूमेनॉर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत करता है। मिरियल के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रक्शन एल्व्स के वापस आने और उनका साथ देने की वजह से होने वाला था, इसलिए मिरियल बार बार गैलेड्रियल की रिक्वेस्ट को डिनाई करती है, और इसलिए मिरियल गैलेड्रियल को अकेले ही वापस जाने का ऑर्डर दे देती है। हालांकि गैलेड्रियल के न्यूमेनॉर से निकलते ही ये एल्डर ट्री गिरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मिरियल गैलेड्रियल को वापस तो बुला लेती है और गैलेड्रियल के साथ मिडिल अर्थ जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब गैलेड्रियल, हेलब्रांड, न्यूमेनॉर की रानी और उनकी सेना सभी मिडिल अर्थ में साउथलैंड्स के लिए निकल जाते हैं, और इस तरह यहाँ मेरा तीसरा चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो गाइस, अभी तक मैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज़ की लगभग सभी सिविलाइजेशंस के बारे में बता चुका हूँ। सिर्फ 3 सिविलाइजेशंस बाकी हैं, ड्वार्फ्स, हॉबिट्स और विजार्ड्स, जो सभी मेरे इस चौथे चैप्टर का हिस्सा होने वाले हैं, द सीक्रेट ऑफ ड्वार्फ केव्स एंड द मिस्टीरियस मैन। तो गाइस, अगर देखा जाए तो रिंग्स ऑफ पावर में 3 एल्स कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाया गया है, जिसमें 2 कैरेक्टर्स को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जिसमें गैलेड्रियल और अरेंडिर की स्टोरी अपनी अपनी जगह अपने पार्ट प्ले कर रही होती है। इसलिए अब बचता है तीसरा एल्व्स कैरेक्टर, एलरॉन। एलरॉन का कैरेक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जैसे हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी में भी देख चुके हैं, और इस सीरीज़ में एक यही ऐसा कैरेक्टर है जो ड्वार्फ्स को एल्व्स के साथ जोड़ सकता है। मिडिल अर्थ पर रहने वाला एल्फ किंग गिल-गलाड, जो कि एलरॉन का भाई था, मिडिल अर्थ पर एक काफ़ी पावरफुल बिल्डिंग बनाना चाहता था, जिसके लिए गिल-गलाड एल्वन स्मिथ सेलेब्रिम्बोर की मदद करने के लिए एलरॉन को वहां भेज देता है। सेलेब्रिम्बोर से मिलने और उसका आइडिया सुनने के बाद एलरॉन ड्वार्फ से मदद मांगने का सजेशन देता है, जिसके लिए एल्वन किंग मान जाता है। एक्चुअल में गाइस, ड्वार्फ्स के पास एक मिथ्रिल नाम का मटेरियल था, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में वो अपनी माइंड्स को काफ़ी ज़्यादा ही डेवलप कर लेते हैं, और बस उनकी यही चमक दमक और तरक्की एल्फ किंग से देखी नहीं जा रही थी। इसलिए वो एलरॉन को एक स्टोरी सुनाता है। गिल-गलाड की स्टोरी वैसे तो काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर इसे समझाने बैठे तो पूरी शाम भी गुजर सकती है, इसलिए इन शॉर्ट इस स्टोरी को जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ।
काफ़ी सालों या सदियों पहले एक एल्फ और बैरलॉग वही जिसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की माइनिंग केव्स में दिखाया जाता है और जिससे लड़ते हुए हमारा गैंडाल्फ कुछ हद तक मारा भी जाता है। काफ़ी सालों या सदियों पहले एक एल्फ और बैरलॉग लंदन के सेक्रेट ट्री के पास लड़ाई कर रहे थे। ये ट्री ड्रॉट्स की केव्स यानी मिस्टी माउंटेन्स के ऊपर थी, जिस पर लड़ते हुए वो एल्फ अपनी लाइट कंजर्व रखने के लिए इस ट्री को दे देता है और वही लाइट इस मटेरियल यानी मिथ्रिल में दिखाई देती है। और गिलगाड के अकॉर्डिंग मिडल अर्थ के एल्फ धीरे धीरे अपनी इटर्नल लाइफ खोते जा रहे हैं, इसलिए उनके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उन्हें इस मिथ्रिल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब गाइस एलोंड अपने दोस्त ड्यूरिन द फोर्थ को ये बात बता देता है। हालांकि ड्यूरिन द फोर्थ वैसे तो माइनिंग केव्स का राजा था, लेकिन ऑर्डर्स अभी भी उसके फादर ड्यूरिन द थर्ड के ही चलते थे, इसलिए ऐसा करने के लिए उसे उनकी परमिशन की ज़रूरत थी। तो गाइस ये तो था ड्वार्फ्स और एल्व्स के ड्रामा, इसलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे मज़ेदार कैरेक्टर्स हॉबिट्स की ओर। अब गाइस हॉबिट्स वैसे तो काफ़ी चुपचाप और छुप कर रहने वाले लोग हैं, लेकिन हर स्टोरी में एक या दो हॉबिट्स कोई ना कोई कांड करने में लगे ही रहते हैं। इसलिए इस सीरीज़ में भी दो हॉबिट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोरी और पॉपी। एक दिन ऐसे ही नोरी को आसमान से गिरते हुए एक मीटियोर दिखाई देता है जो उनके काफ़ी पास आके गिरता है, और यह हॉबिट कहाँ चुप रहने वाली थी ये उस मीटियोर को देखने पहुँच जाती हैं, जहाँ उन्हें मीटियोर के क्रेटर के बीचों बीच एक ह्यूमन दिखाई देता है। ये ह्यूमन कौन है इसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए, हॉबिट के लिए और खुद उस ह्यूमन के लिए भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था, लेकिन वो स्ट्रेंजर ह्यूमन जादू कर सकता था, इसलिए करंटली उसे हम विजार्ड्स की लिस्ट में डाल सकते हैं। पहले एपिसोड में दिखाए जाने के बाद से ये कैरेक्टर पूरी सीरीज़ की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ था, क्योंकि कोई नहीं जानता था ये कौन है। हाँ, ये सीरीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये तो सभी फैंस जान चुके थे। काफ़ी सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर गैंडल्फ हो सकता है या सौरन हो सकता है। हालांकि मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कहना चाहता, लेकिन इसके एक विज़र्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। ये स्ट्रेंजर लगभग हर एपिसोड में हमारे हॉबिट्स को कुछ स्टार्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि ये अभी भी मीटियोर से अर्थ पर आया था, इसलिए उसे एक नवजात शिशु की तरह मान सकते हैं। ये सब कुछ देखता है, समझता है, कुछ समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बोल ना पाने की वजह से उसके लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था। तो गाइस इस तरह चौथा चैप्टर भी एंड हो जाता है। ये चैप्टर मैंने काफ़ी ब्रीफ रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेडली होती हैं, इसलिए उसमें से सिर्फ मेन चीज़ें पॉइंट आउट किया गया है। तो गाइस अब आते हैं पाँचवें चैप्टर की ओर, द बैटल फॉर द की ऑफ हेल। इस चैप्टर के लिए हमें दूसरे चैप्टर की एंडिंग पर जाना होगा। दूसरे चैप्टर की एंडिंग में अरेंडीर वापस वॉच टावर पहुंच जाता है, जहां आधे गांव वाले उसके साथ छोड़कर ऑक्स की ओर चले जाते हैं, जिसके बाद अरेंडीर और बाकी बचे लोग लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब आगे ऑक्स और अदार को किसी भी हालत में वो की चाहिए थी जो कि थियो के पास थी, इसलिए वो रातों रात वॉच टावर पर हमला कर देते हैं, लेकिन अरेंडीर उन्हें वहां फंसाकर बाकी गांव वालों को पीछे से निकालकर वापस गांव में आ जाता है। एक्चुअल में अरेंडीर इस कंडीशन में ये लड़ाई कभी जीत ही नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई को जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करता है। इसलिए उसका मेन मोटिव लड़ाई को सुबह तक जारी रखना था, क्योंकि वो जानता था ऑक्स सनलाइट में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे तैसे अरेंडीर और गांव वाले अपनी लड़ाई का पहला फेज जीत जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ अपने ही दुश्मन गांव वालों को मार देते हैं, जिसके बाद ऑक्स अपनी असली लड़ाई शुरू करते हैं। ऑक्स के अकॉर्डिंग इस लड़ाई का असली मोटिव सिर्फ और सिर्फ उस की को कैप्चर करना था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अरेंडीर सुबह होने तक ये लड़ाई हार जाता है और की एडार के पास चली जाती है, लेकिन उसी टाइम जस्ट उसी टाइम गैलेड्रियल मिनोमर की सेना के साथ वहां पहुंच जाती है। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। मौसम बदलना अभी बाकी था, जिसके लिए आपको कुछ सेकंड्स और वेट करना होगा। गैलेड्रियल मिनोमर की सेना सभी ऑक्स को मार देती है, लेकिन उनका लीडर अडार वहाँ से भाग जाता है। इस टाइम तक सभी को लगता है कि की उसके पास है, इसलिए गैलेड्रियल और हेलब्रांड अदर के पीछे चले जाते हैं, जहाँ वो उसे पकड़ भी लेते हैं। मतलब ओवरऑल हम लोग जीत चुके थे, लेकिन और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक्चुअल में अडार नुमनोर के वहाँ आने से पहले ही की एक गांव वालों को देकर वहाँ से भगा देता है, जो उस की को सीक्रेट पैसेज में लगा देता है। बस फिर क्या, मौसम तो इसके बाद बदलना ही था और जज्बात बदलना अभी बाकी था। इस पैसेज के खुलते ही डैम का सारा पानी ऑक्स की बनाई हुई टनल से निकलकर इनएक्टिव वोल्केनो में गिर जाता है और वो वोल्केनो एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद हालात, जज्बात और मौसम सब बदल जाता है।
सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन गैलेड्रियल वहीं की वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे पता था कि असली जंग की शुरुआत तो अब होने वाली है। और यहाँ हमारे 5वें चैप्टर का भी एंड हो जाता है। अगर सच बताऊँ तो वो ये वोल्केनो वाले सीन को देखकर मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वोल्केनो की याद आ जाती है, जिसके पास सोरोन का हाई टावर और आँख दिखाई जाती है। और ऐसा ही कुछ आगे होना भी वाला था। और वैसे भी इतना तो हम जानते हैं कि ये कंप्लीट सीरीज़ मैक्सिमम उन रिंग्स के ओरिजिन या सोरोन की उंगली से उन रिंग्स के अलग होने तक की स्टोरी को इसमें दिखा सकती है, जिसमें उसका एम्पायर की शुरुआत अब हो चुकी थी। और इसलिए अब आता है 6 चैप्टर द रेड जोन मॉर्डोर। वोल्केनो के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद जब गैलेड्रियल को होश आता है तो चारों ओर बस आग और एशेस ही दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था कि कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। इसलिए जैसे ही गैलेड्रियल को थियो की आवाज़ आती है वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद बाकी लोग एक एक करके उठने लगते हैं और बाकी बचे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमें न्यूमेनोर की रानी मिरियल, इसिल्डोर, एलेंडिल और कुछ बाकी लोग जिंदा दिखाए गए थे। सभी लोग जितने हो सकें उतने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही लोगों को बचाने के दौरान इसिल्डोर और रानी मिरियल एक जले हुए घर में घुस जाते हैं। वो दोनों वहाँ से लोगों को तो निकाल देते हैं, लेकिन अब उनके लिए खुद को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था और वो घर भी बस गिरने ही वाला था। काफ़ी कोशिश करने के बाद रानी मिरियल घर से बाहर तो आ जाती हैं, लेकिन इस बीच उनकी आंखें पूरी तरह जल जाती हैं और उन्हें दिखना बंद हो जाता है। और दूसरी ओर इसिल्डोर उस घर के नीचे दब के मर जाता है। लेकिन गाइस, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सीरीज़ के क्रिएटर्स न्यूमेनोर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि इसिल्डोर को अभी मारना नामुमकिन है, वरना नहीं तो वो सोरोन से लड़ाई कैसे करेगा। अब सभी बची हुई लोग रेड जोन से बाहर निकलकर अपने कैंप में पहुंच जाते हैं, जो कि रेड जोन से बाहर बनाया गया था। अब यहाँ हमें हेलब्रांड, एरोंडिर और ब्रॉयन भी देखने को मिलते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज़ के सभी मेन कैरेक्टर्स अभी भी जिंदा थे, सिर्फ कुछ साइड रोल्स को ही मारा गया था। सभी लोगों के वापस कैंप आने के बाद न्यूमेनोर की रानी वापस अपने घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार वो गैलेड्रियल को वापस ज़रूर आने का वादा करती है। इस वोल्केनो का असर काफ़ी दूर तक देखा जा सकता था, इतना दूर कि अपना घर छोड़ चुके हॉबिट्स भी इससे ज़्यादा दूर नहीं थे। ये वाले हॉबिट्स या यूं कहें हार्फवुड्स एक तरह से छुप के रहने वाले बंजारे थे, जो एक डेफिनेट टाइम के बाद अपना ठिकाना बदल देते हैं। और अब जहाँ इन हॉबिट्स का नया ठिकाना होने वाला था, वो जगह वोल्केनो की रॉक से पूरी तरह ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए हॉबिट्स उस मिस्टीरियस मैन या यूं कहें स्ट्रेंजर मैन को अपने जादू से वहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए कहते हैं। वो स्ट्रेंजर मैन पूरी तरह कोशिश करता है, लेकिन उसका जादू तब असर नहीं करता है, जिसकी वजह से हॉबिट्स का सरदार उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब वो बेचारा भी क्या करता है, इसलिए वो वहाँ से चला ही जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ टाइम बाद उसका जादू असर दिखाता है और सब कुछ पहले जैसा हरा भरा बन जाता है। हालांकि इस मिस्टीरियस मैन के अलावा सीरीज़ 3 और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हमें दिखाती है। अब ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इस मीटर वाले मिस्टीरियस मैन का पीछा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब अभी सीरीज़ भी हमें नहीं दे पाई है। लेकिन ये तीनों भी हमारे मीटर मैन की तरह जादू कर सकते थे और इनका जादू काफ़ी खतरनाक भी था। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग मीटर मैन को सोरोन बताया गया है और इसके अकॉर्डिंग ये तीनों उसके सर्वेंट्स हैं, जो उसे अपने साथ ले जाने आए हैं ताकि उसे उसकी असली पहचान याद दिला सकें। अब गाइस, मैं यहाँ क्या कहूँ, ये मुझे खुद ही भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कैरेक्टर इतनी हाइप बना चुका है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये सीरीज़ के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक होने वाला है। हॉबिट्स का सामना इन 3 चांडालों से भी होता है, जो उनके सभी घरों को जला देते हैं। बस फिर क्या हमारी छोटी छोटी नोरी और पॉपी हार्फवुड्स हमारे मीटर मैन को बचाने निकल पड़ते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हर स्टोरी में 1 या 2 हॉबिट्स कांड करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और इनकी लाइफ में भी उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर माइनिंग केस में ड्यूरिंग द 3rd और द 4th के बीच बैच छिड़ चुकी थी, एल्स की मदद करनी चाहिए या नहीं। हालांकि ड्यूरिंग द 3rd ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो केव्स काफ़ी ख़तरनाक हैं और वहाँ नीचे क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। और वैसे भी नेचर में हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसलिए हर किसी को किसी न किसी दिन तो जाना ही पड़ता है। और इसलिए वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डालकर माइनिंग केव्स को खोदने के लिए मना कर देता है। लेकिन गाइस, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और थोड़ी देर में फिर लौटेंगे वाली बात के साथ एलरॉन्ड और ड्यूरिंग द 4th
अकेले ही केव्स को खोदने निकल पड़ते हैं, जहाँ खोदते खोदते उन्हें मिथिल से भरी हुई पूरी केव्स मिल जाती है। लेकिन एंड में मौके पर डुरिंदर थर्ड वहाँ आकर उनसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन जाने से पहले डुरिंदर थर्ड उस केव्स में सेक्रेट ट्री का एक पत्ता डाल देता है, जो नीचे जाते 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 ज़्यादा ही जाता है और आखिरकार उसे ज़मीन मिली जाती है। लेकिन वहीं कुछ और भी मौजूद था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक्रेट ट्री के पास एक एल्फ और बेलरॉक को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो एल्फ सभी को बचाने के लिए बेलरॉक और अपनी लाइट यानी लाइफ सोर्स को उस सेक्रेट ट्री के थ्रू मिस्टी माउंटेन्स में डाल देता है। अब वो एल्फ का लाइफ सोर्स तो मित्रल बन चुका है, लेकिन बेलरॉक कहाँ गया? एक्चुअल में गाइस वो कहीं नहीं गया था, वो हमेशा से ही यहीं था, बस उसे जगाने की ज़रूरत थी। और हमारे डुरिंदर थर्ड का वो एक पत्ता उन्हें उसके अंत की ओर ले जाता है। क्योंकि अगर आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गैंडल्फ याद होगा तो उसने बताया था कि थर्ड एज के टाइम ड्वार्फ्स इतने ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि वो और नीचे खोदते ही जाते हैं, जो वहाँ कैद बेलरॉक को आज़ाद कर देता है। इस लालच की शुरुआत हम डुरिंदर थर्ड और उसकी वाइफ डीजा में भी देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मिथ्रिल और ये केव्स उनकी हैं और ये जब भी उनके हाथ आएंगी वो इसे खोदना शुरू कर देंगे, जो पॉसिबली फ्यूचर में बेलरॉक को आज़ाद करने का रीज़न बन सकता है। हाँ, एक बात है कि ये सब सीरीज़ में होगा या नहीं ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये केव्स एक ना एक दिन तो ज़रूर डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। और गाइस इस तरह सीरीज़ का 7वां और मेरा 6ठा चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन गाइस चैप्टर एंड होने से पहले आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का नाम था द रेड जोन मॉर्डर, लेकिन इसमें कहीं भी मॉर्डर का जिक्र तो होता ही नहीं है। एक्चुअली गाइस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी में जहाँ हमारे नन्हे हॉबिट्स रिंग को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं उस जगह को मॉर्डर बुलाया जाता था। और अगर आपको याद हो तो उस जगह एक बड़ा सा वॉल्केनो, काफ़ी सारा रेड एनवायरनमेंट और एक वॉच टावर था। वॉल्केनो और रेड एनवायरनमेंट तो वहाँ बन चुके हैं, बस वॉच टावर का आना बाकी है, जो पॉसिबली कुछ टाइम में बन ही जाएगा। इसलिए एपिसोड का एंड साउथलैंड्स का नाम बदलकर मॉर्डर कर देता है, जो कि मेरे चैप्टर का भी नाम था द रेड जोन मॉर्डर। सो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड के लिए मैं एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे यस लिख के बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ ही टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन की भी इसी तरह एक वीडियो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइज कुछ ही टाइम में एक और नई सीरीज़ एक्सप्लेन के साथ।